तो नई सरकार का नया बजट आ चुका है। लोगों को अलग अलग क्षेत्रों में बहुत सारी उम्मीदें थी। कर्मचारी बड़े नाराज दिख रहे हैं, तो बहुत कृषि से फोकस बजट है। इन तमाम बातों पर चर्चा करने के लिए इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में खास मेहमान आ चुके हैं। टीएस सिंहदेव जी हमारे साथ में आ चुके हैं। मिनिस्टर सिंहदेव जी, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। नई सरकार का ये पहला बजट है। सबसे पहले तो बजट को लेकर आप बताइए कि जैसा आप लोगों ने सोचा था, क्या उस विजन के सटीक ये बैठ रहा है बजट? जहाँ तक विजन का सवाल है तो इससे बेहतर विजन की परिलक्षणा बजट में नहीं हो सकती थी। हर क्षेत्र में जिस प्रकार से कांग्रेस की सोच है उसको बजट में परिवर्तित करके इतने क्षेत्रों में लाना, मैं समझता हूँ कि ये आसान काम नहीं था और वो माननीय मुख्यमंत्री जी ने करके दिखाया। हेल्थ को लेकर बहुत ज्यादा उम्मीदें आपसे थी, क्योंकि जिस समय पर घोषणा पत्र बन रहा था सिंहदेव जी, आप लोगों ने एक एक वर्ग तक जाकर हमने देखा है कि आपने उनकी समस्याओं को सुना था और उसको घोषणा पत्र में आप लोगों ने शामिल किया। लेकिन अब बजट आया तो हमने देखा कि उन घोषणा पत्र के वादों को भी आप लोगों ने पूरा करने की कोशिश की है। तमाम उन मुद्दों के लिए कैसे आप लोग आय जनरेट होगी उसका भी यहाँ पर जिक्र किया और बाकायदा बजट का प्रावधान किया। ये टारगेट हम लोग का शुरू से यही था। अगर मन आपका साफ है, अगर आपका कमिटमेंट है कि जो आप कह रहे हो आप करोगे, करने की कोशिश नहीं करोगे, आप करोगे, तो उसी बात को लेके हम लोगों ने घोषणा पत्र भी साथ बैठ के बनाया था। सबकी राय ली थी, ग्राउंड पे भी गए थे, पार्टी फोरम में भी बैठे थे, लीडर्स के साथ भी बैठे थे, विशेषज्ञों के साथ भी बैठे थे और जो डॉक्यूमेंट बन के आया था उसको अब कार्य रूप में परिणित करने की बारी है। और आप देख सकते हैं कि बड़े मुद्दों पे और बड़ी घोषणाओं पे इसमें पूरा करने की बात सामने दिख रही है। किसानों का लोन वेवर, लोग कहते थे कहाँ से पैसा लाएंगे, ये ऐसे ही आपने कह दिया, ये तो पूरा ही नहीं हो सकता। पहला काम लोन वेवर, 2500 रुपये में धान खरीदी करेंगे, कैसे हो सकता है? ना केवल 2500 रुपये में धान खरीदने की बात, उसके अतिरिक्त मक्के के लिए 1700 रुपये में न्यूनतम समर्थन मूल्य में खरीदने की बात, गन्ने का 355 रुपये में खरीदने की बात, अन्य उत्पाद में खरीदने की बात, फॉरेस्ट प्रोड्यूस में मिनिमम सपोर्ट प्राइस में उत्पादों को खरीदने की बात, 15 नए उत्पादों को, वन उत्पादों को खरीदने की बात, मध्यम वर्ग के लिए और घरेलू उपभोक्ताओं के लिए बिजली बिल हाफ करने की बात, 400 यूनिट उसमें लिखा हुआ था और उसके अनुरूप एक बड़ी घोषणा को करके सीधे राहत पहुंचाने की बात। स्वास्थ्य के क्षेत्र में जो डायरेक्शन बजट को देना चाहिए था, इससे स्पष्ट डायरेक्शन किसी पॉलिसी को नहीं मिल सकता कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने बजट में कहा कि यूनिवर्सल हेल्थ केयर को हम लागू करेंगे। उस दिशा में हम बढ़ गए हैं। तो कुछ फील्ड्स में आप देखें, वन अधिकार पत्र की बात थी, वन अधिकार पत्रों की बात है, नरवा, गरुआ, घुरवा, बाड़ी, ये 4 कंपोनेंट जो पर्यावरण को भी टच करते हैं, जो पशुधन को भी टच करते हैं, जो जल को भी टच करते हैं, जो किसानों के आय को सप्लीमेंट करने को भी टच करते हैं। एक बुनियादी सोच और आधार जो इस 4 शब्दों में समाहित है, उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए एक पॉलिसी केवल बनाना नहीं, उसको इम्प्लीमेंट करना चालू कर देना, उसके लिए प्रावधान रखना, मैं समझता हूं कि क्लियर विजन इस बजट ने सभी के लिए दिया है। महिलाओं के लिए भी बात इसमें रखी गई है। कर्मचारियों के मन में आपने कहा कि कहीं ना कहीं कुछ नाखुशी हो सकती है, तो मैं यही कहूंगा कि थोड़ा सा धैर्य रखिए। हर क्षेत्र में जो रियायतें मिली हैं कर्मचारियों को भी टच कर रही। कहीं ना कहीं कर्मचारी भी किसान है, कहीं ना कहीं कर्मचारी के परिवार भी विद्युत के उपभोक्ता हैं, कहीं ना कहीं कर्मचारियों को अन्य योजनाओं में जिसमें प्रारंभिक वर्ष में पैसों को दिया गया है उसका सीधा लाभ उनको भी मिलेगा। स्वास्थ्य के क्षेत्र में जब ये पॉलिसी इंप्लीमेंट होगी उनके भी परिवार सम्मिलित होंगे। बाकी और उनकी बातें हम लोग एक बात भी नहीं भूले हैं, रसोईया हमारी बहनें हैं, उनके लिए बढ़ा है। हो सकता है कि उम्मीद ज़्यादा रही हो, लेकिन एक दिशा हमने दी है। 1200 से अगर 1500 किया है तो एक डायरेक्शन क्लियर सामने आया है कि हम इस दिशा में बढ़ रहे हैं। हर क्षेत्र को सिंहदेव जी इसमें छुआ तो गया है, ये तो ठीक बात है, लेकिन थोड़ा सा हम हेल्थ सेक्टर पर हम देख लें, क्योंकि यूनिवर्सल हेल्थ स्कीम जब आप लोगों ने लॉन्च करने की बात कही थी तो ये हुआ कि मुख्यमंत्री जो स्वास्थ्य योजना है उसको बंद कर दिया गया या आयुष्मान को बंद कर दिया जा रहा है। तो ये स्कीम काम कैसे करेगी? बीच में ये भी बात आई कि केवल सरकारी जो अस्पताल है वहाँ पर सुविधा मिलेगी और निजी अस्पतालों में नहीं मिलेगी, तो बोझ तो सबसे ज्यादा गवर्नमेंट हॉस्पिटल पे बढ़ेगा। ये कुछ क्लियर नहीं था, इसके बारे में कुछ मुझे लगता
है कि कंसेप्ट अभी भी डिस्कशन के माध्यम से या और पारदर्शी तौर पे लोगों के सामने आ नहीं सका है, लोग समझ नहीं रहे हैं। पहला रिएक्शन हो रहा है कि ये बंद हो गया तो हमसे कुछ चला गया। जी। आप देखेंगे कि प्रधानमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना या मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना ये कवर किसको करता है? ये एक आउटडोर पेशेंट को कवर ही नहीं करता है। जब तक आप भर्ती नहीं हो जाएंगे, यानी 2-3 दिन इन्वेस्टिगेशन चलता रहेगा, ना तो उस समय की दवाई ना उस समय का उपचार डायग्नोस्टिक, ये आपको अपने जेब से पैसा देना है। और जब आप अस्पताल में भर्ती हो जाएंगे तब ये कार्ड चालू होते हैं, इनका लाभ 30,000 या 50,000 का जो है उसका लाभ आपको मिलने चालू होता है। उसमें भी क्या स्थिति है कि कई अस्पतालों में और विशेष करके निजी अस्पतालों में डॉक्टर्स कहते हैं कि हमारे यहाँ नहीं चलता। तो ये कोई आज की स्थिति नहीं है, ये पहले से ही जो स्थिति बनी हुई है। एक, आपको ओपीडी में लाभ नहीं मिलता। दूसरा, जब आप भर्ती होंगे उसके बाद उन अस्पतालों में मिलेगा जहां डॉक्टर्स इसको एक्सेप्ट करने वरना नहीं कर रहे हैं। तीसरा, आयुष्मान भारत के नाम से जो भारत स्कीम आई है कि 5 लाख तक का इसमें आपको कवरेज करना है। बेनिफिट ये था सिंहदेव जी, मैं आपको रोकना चाह रही हूँ, क्योंकि उसमें ये था कि मरीज जहाँ भी है, मेट्रो सिटीज में भी अस्पताल थे जिसमें वो इलाज करा सकता था, वो सुविधा थी। तो क्या इस स्कीम में आप लोग इन बातों का ध्यान में रखा जाएगा? मेरे ख्याल से पॉलिसी फॉर्मुलेशन में जरूर ये बात आएगी, क्योंकि यूनिवर्सल हेल्थ केयर का कंसेप्ट है कि हम आपको उपचार देंगे, शासकीय अस्पतालों में देंगे, वरना आपको मितानिन क्यों चाहिए? 75,000 मितानिन हम लोग हटा दें क्या? 5,200 उप स्वास्थ्य केंद्र हैं, क्या इनको हटा दिया जाए? वहाँ जो नर्स काम कर रही हैं, मेल हेल्थ वर्कर काम कर रहे हैं, इसको हटा दिया जाए। PHCs हैं, CHCs हैं, जिला अस्पताल हैं, मेडिकल कॉलेजेस, ये पिरामिड है हेल्थ का, इसको हटा दिया जाए क्या? हम पूरा बीमा में डाल देते हैं पैसा, अभी जो किस्त दे रहे हैं उसको डबल कर देते हैं। हाँ। और ये पूरा स्वास्थ्य का अमला हटा देते हैं। आप स्वास्थ्य लाभ ऐसे भी दे सकते हैं। तो एक निर्णय कर लें, पूरे छत्तीसगढ़ के नागरिक हम लोग बैठ के तय कर लें कि नहीं, ये सरकारी अस्पतालों को पूरा हटा दीजिए और निजी डॉक्टरों के यहाँ हम आपको भेज देंगे। फिर सुपेबेड़ा में कोई निजी डॉक्टर जाएंगे क्या? सुकमा में जाएंगे क्या? बीजापुर में जाएंगे क्या? ओरछा में जाएंगे क्या? जहां पर पेशेंट पर्याप्त मात्रा में नहीं है और प्राइवेट डॉक्टर्स को शायद उतनी प्रैक्टिस ना मिले, वहां हेल्थ कवरेज होगा क्या? हाँ। इन्हीं बातों को सोच के और ध्यान में रख के पूर्ववर्ती किसी भी पार्टी की सरकार हो, उन्होंने हेल्थ केयर के लिए इन्वेस्ट किया। और आज दुनिया में जो चिंतन चल रहा है वो इसी बात का चल रहा है कि सभी कोई यूनिवर्सल हेल्थ केयर की तरफ जाना चाह रहे हैं, इंक्लूडिंग अमेरिका जी। तो हम लोगों ने उसी चिंतन को जो 2014 के कांग्रेस के घोषणा पत्र में लोकसभा के चुनाव में लिखित रूप में सामने आया था, राइट टू हेल्थ, हम लोग उसी दिशा में काम कर रहे हैं। प्राइवेट डॉक्टर्स, प्राइवेट अस्पताल बंद नहीं होंगे, आपके पास विकल्प रहेगा। मैं जाना चाहता हूं जा सकता हूं, आप जाना चाहें जा सकते हैं। लेकिन गवर्नमेंट अपनी तरफ से जिम्मेदारी ले रही है कि हर स्तर पे, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी स्टेज के इलाज के लिए जो नागरिक सरकारी पब्लिक हेल्थ के संस्थाओं का उपयोग करना चाहते हैं वो कवर्ड रहेंगे, उनका इलाज निश्चित रूप से होगा। जो ऐसी बीमारी या ऐसा इलाज है जो सरकारी अस्पताल में अवेलेबल नहीं है, आपको न्यूरो सर्जरी करनी है, कोई बहुत तकनीकी परिस्थिति में करनी है, तो बड़े बड़े शहरों में सब जगह उपलब्ध नहीं है। छत्तीसगढ़ तो छोड़ दीजिए, आपको जाना पड़ता है सुपर स्पेशलिस्ट के यहाँ, कल भी जाना पड़ सकता है। तो क्यों नहीं छत्तीसगढ़ की सरकार चिंतन करेगी कि ऐसे परिस्थिति में भी जब आप यूनिवर्सल हेल्थ केयर कह रहे हैं तो उनके लिए भी आप क्यों नहीं खर्चा देंगे? बीच के मॉडल्स हैं आपके पास, आज के दिन कोई मशीन नहीं है, आप उस पर चिंतन कर सकते हैं कि वो प्राइवेट सेक्टर से भी मशीन आती है तब तक के लिए जब तक कॉस्ट इफेक्टिव आप उसको मान लें या व्यवस्था नहीं हो जाती है। रेट हम तय करेंगे, पेशेंट को पैसा नहीं देना पड़ेगा, सरकार देगी, चाहे व्यवस्था हम कुछ भी करें। तो उसमें निराश होने की जरूरत नहीं है। तो तमाम जो बात होंगी आशान्वित होना है। एक जो बहुत अच्छी बात मुझे इसमें लगी, सुपेबेड़ा को लेकर जिस तरीके से हमारी चर्चा राष्ट्रीय स्तर पर हुई थी कि वहां पर कुछ हुआ नहीं, पिछले 15 सालों में टीम भी गई लेकिन विकल्प नहीं निकला, और किडनी की बीमारी के लिए जो साफ पानी की व्यवस्था थी उसका बजट का इसमें प्रावधान किया गया है। ये किस तरीके से आप लोगों ने शामिल किया और इसका दूरगामी जो परिणाम है वो उसके लिए आप लोग किस तरीके से? सुपेबेड़ा से कुछ किलोमीटर दूर, 2-3 किलोमीटर दूर में तेल नदी है, 1.5 किलोमीटर 2 किलोमीटर भी हो सकता है। तेल नदी से पानी को उठा के
जैसे शहरों में जल शोधन यंत्र लगा के, इनटेक वेल लगा के पानी का उपचार करके वहाँ दिया जा सकता है, तो तेल नदी के पानी का भी परीक्षण करके उसमें और कोई केमिकल ट्रीटमेंट करके उस पानी को देना पड़े तो सुपेबेड़ा और बगल के जो 6-7 गांव हैं उनके लिए नल जल योजना के तर्ज पे इसको सप्लाई करने की परिकल्पना इसमें है। तो उन गांवों में जहां पर किडनी की बीमारी ज़्यादा प्रचलन में आ गई है, सामान्य से ज़्यादा प्रचलन में आ गई है, वहां के लिए ये व्यवस्था लागू हो जाएगी। बिल्कुल। व्यापारियों का भी थोड़ी सी निराशा थी सिंहदेव जी की, व्यापारियों को टच नहीं किया है, महिलाओं के लिए भी फोकस ऐसा कुछ नहीं मिला है, क्योंकि जब हम गृहिणियों से भी बात कर रहे थे तो उनके भी मन में था। इसको लेकर किस तरीके से आप लोगों ने प्लानिंग की और क्यों नहीं उसे टच किया, या केवल टैक्स नहीं बढ़ा, उसको लेके किस तरीके से प्लानिंग आप लोगों ने की उसको? उसमें इनडायरेक्टली लाभ व्यापारियों के परिवारों को डायरेक्ट कर भुगतान के रूप में, बिजली बिल के भुगतान के रूप में, राशन के भुगतान के, यूनिवर्सल पीडीएस, सबको 35 किलो चावल देने के बाद 400 यूनिट तक बिजली के बिल को कम करने, तो इनडायरेक्टली आप कह सकते हैं सीधे व्यवसाय इसमें नहीं दिख रहा है। वरना व्यवसायियों के लिए भी जो प्रावधान बजट में है, स्टार्टअप के लिए भी व्यवस्था है, जो आपको सब्सिडी मिलनी है उसके लिए भी व्यवस्था है, नए उद्योगों को सेटअप करने के लिए भी उसमें जो बजट के प्रावधान किए जा सकते हैं उनमें बहुत बड़ी राशि हो सकता है ऐसी ना दिख रही हो। और व्यवसायियों को और सुलभ व्यवसाय करने के माहौल को बनाने के लिए ई-वे बिल प्रदेश के अंदर हटाया जाए, इसके लिए कांग्रेस की गवर्नमेंट ने पहल कर रखी है। वहाँ से जैसे ही अनुमति आती है, कागज भेजे जा चुके हैं भोपाल में, तो 17-18 आइटम पे अभी प्रदेश के अंदर ई-वे बिल पे रोक लगी हुई है, उसको हटाने का। अन्य भी हमने अडॉप्ट किया है, जो लिमिट थी व्यवसायियों की 20 लाख तक का, उसको 40 लाख। तो व्यवसायियों के लिए भी समय समय पर जो कदम उठाए जा सकते हैं वो उठाए जा रहे हैं, और आने वाले समय में ये दी ऑल नहीं है, एंड ऑल नहीं है, ये दो चीजें बड़ा कदम है। दो चीजें और बहुत अच्छी थी इसमें, मानसिक रूप से जो अस्वस्थ बच्चे हैं उनके लिए घरौंदा का भी जिक्र हुआ है, नशा मुक्ति के लिए वातावरण बनाने की जो योजना थी ये कैसे इम्प्लीमेंट होगी, ये दोनों चीजें बड़ी अनोखी लग रही हैं इसमें। कांग्रेस अभी भी अपने घोषणा पत्र के आधार पे, क्योंकि कांग्रेस ने क्लियरली कहा है कि हम घोषणा पत्र के प्रति कमिटेड हैं, पूर्ण शराबबंदी भी घोषणा पत्र का लिखित हिस्सा है। और बात इसमें क्या है, सामने सभी इस बात को समझते हैं कि एक बात ये आती है कि इसको इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे। आप 6-7 राज्यों से घिरे हुए हैं जहां से अवैध शराब आ सकती है, बिहार इससे जूझ रहा है। दूसरा, जो लोग इसका सेवन कर रहे हैं विड्रॉल सिम्टम्स तो नहीं होंगे, उसको आपको कंट्रोल करना है, आपके पास पूरे जगह जो ज्यादा शराब का सेवन। तीसरा, क्या दूसरे ड्रग्स का उपयोग तो चालू नहीं हो जाएगा, उसके लिए तंत्र आपको तैयार करना है। चौथा, पिछली सरकार ने जिसने शराबबंदी की भी बात की थी, उनने एक कमेटी बनाई थी जिसमें विशेषज्ञ भी थे, जिसमें जनप्रतिनिधि भी थे, अधिकारी भी थे, समाज के लोग भी थे। और जिन राज्यों में शराबबंदी लागू की गई थी, लागू करके विड्रॉ कर लिया था, फेल हो गई थी, या बिहार में लागू है, वहाँ उसको अध्ययन करने के लिए जिस दल को भेजा गया था, संयोग ऐसा हुआ कि जब वो रिपोर्ट सामने आई तो उस रिपोर्ट में शराबबंदी की बात नहीं थी। हमारा सोचना था कि वहाँ से हमको आगे जाना है, तो उस रिपोर्ट में ये बात आई, आपको भी शायद आश्चर्य, अब तो पब्लिक प्लेटफॉर्म पे भी है, कि हमको काउंटर बढ़ा के सेल कैसे बढ़ाना है, उस बात का जिक्र उस रिपोर्ट में था। तो वहां से बहुत जल्दबाजी में कदम ना उठाते हुए, कमिटमेंट को रखते हुए, महिलाओं के भावनाओं का पूरा आदर और कद्र करते हुए हमको कैसे इसको शराबबंदी को हम लागू कर सकते हैं, तो कमेटी का गठन हुआ है। और ये नहीं कि कमेटी का गठन हो गया तब चलेगा, 1 साल 2 साल कमेटी ही काम करेगी। 2 महीने के अंदर, 3 महीने के अंदर कमेटी की रिपोर्ट को आना है, और उस रिपोर्ट के आधार पे सोच समझ के कि ये धान हम खरीदते हैं तो दूसरे राज्यों से धान आ रहा है, उसको रोकना। अब दारूबंदी होगी तो शराब दूसरे राज्यों से आएगी, उसको रोकना। आय के नुकसान होगा, वो एक अलग बात है, वो कारण नहीं हो सकता है अकेला कि आप इसको बंद कर दीजिए, क्योंकि आय के स्रोत आप अन्य माध्यम से भी बढ़ा सकते हैं। बिल्कुल। तो काफ़ी महत्वपूर्ण बातें आपसे हुई सिंहदेव जी, तमाम बजट को लेकर प्रावधानों का जिक्र आपसे किया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।